हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 यानी कि साइंस का पार्ट 1 जो होता है, ये सब्जेक्ट का हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। आज हम इसका पहला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम जो है आप लोग को डिटेल में हर चीज पढ़ाते हैं, तो दैट्स व्हाई हम फिर से आपके सामने लेकर आ गए हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिसमें हम आपको ऐसे बोर्ड पे सिखाएंगे जिससे आपको हर एक चीज और बेटर वे में समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज के लिए हमको जरूर से सपोर्ट करोगे एंड ऐसे ही हमारे वीडियोस को आगे बढ़ाते रहोगे। और अब तक अगर हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब देख लेना। और दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले कंटेंट देखो दोस्तों। अगर आपको पसंद आएगा ना तो ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग के लिए ही हम मेहनत करते हैं रेगुलर बेसिस पे और आप लोग के लिए ही काम करते हैं दोस्तों। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको पता है दोस्तों, जैसा कि चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटी ये वर्ड जब भी हम दिमाग में सुनते हैं दोस्तों, ग्रेविटेशन सुनते हैं, ग्रेविटी ये वर्ड जब भी सोचते हैं तो हमें कुछ आइडिया मिलता है। एक तरीके से गुस्सा भी आता है कि यार ये ग्रेविटेशन होता ही नहीं यार, तो हम फिजिक्स पढ़ते ही नहीं या फिर जो आपका साइंस है वो पढ़ते ही नहीं। तो एक्चुअली ये जोक वाली बात हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ट्रस्ट मी कि ये जो ग्रेविटेशन है, इसीलिए ये जो पूरा फिजिक्स है, ये जो पूरा ब्रह्मांड जो है, आप लोग खुद हो वो टिके हुए हो दुनिया में, नहीं तो हम भी नहीं रहते। करेक्ट है दोस्तों। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। वी नो दैट अगर हम बात करें ग्रेविटेशन की, यहाँ पे मैं हेडिंग तो डाला हुआ है मैंने, लेकिन हम बात करें अगर दोस्तों ग्रेविटी, ये जो वर्ड है ग्रेविटी, ग्रेविटेशन बोल लो, ग्रेविटी बोल लो, ये सबसे पहले वर्ड आपको ध्यान में आता है कि समझ लो एक पेड़ था दोस्तों, ठीक है। आपने सुना होगा एक साइंटिस्ट का नाम सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो इनका नाम कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। न्यूटन का नाम तो हर किसी के जबान पे होता है। तो यहां पे पेड़ के नीचे वो बंदा आराम से लेटा हुआ था, ठीक है। वो बंदा लेटा हुआ था, तो यहां से एक एप्पल टूट के दोस्तों यहां पे गिर गया। अब वो जो एप्पल टूट के गिर रहा है यहां पे, तो सबसे पहले क्या हुआ, अब आप लोग बोलोगे सर उसके एप्पल सर पे गिर जाता ना तो खत्म हो जाता, वो बनाता ही नहीं ऐसा कुछ। करेक्ट है दोस्तों, हम भी ऐसे ही सोचते थे जब आप लोग के एज में थे। लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी चीजें हैं। तो जो एप्पल गिरा, जब उसके सामने वो एप्पल गिरा, तो न्यूटन ने सोचा अरे यार ये एप्पल नीचे गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। ऐसा क्यों हुआ कि कोई भी चीज जो है वो अगर ऊपर से नीचे आ रही है या कि ऊपर से फ्री कंडीशन में हो गई तो वो नीचे ही क्यों आ रही है। सवाल आप लोग को भी मन में आता होगा कि आप लोग जो स्टूडेंट हो दोस्तों, आप भले ही मुझे पता है कि आप लोग मेच्योर हो चुके हैं, 10th में आ चुके हैं, मेच्योर हो ऑब्वियसली, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। करेक्ट है ना। तो हर चीज के पीछे एक दोस्तों लॉजिक होता है, हर चीज के पीछे साइंस होता है। वी नो पूरी दुनिया साइंस पे टिकी हुई है। करेक्ट है। तो वहां पे उन्होंने सोचा कि ये जो एप्पल टूट के नीचे गिर रहा है वो नीचे ही क्यों गिर रहा है। तो ये चीज की वजह से उन्होंने खोज करना शुरू किया, उन्होंने अपना इन्वेंशन करना शुरू किया, बहुत सारी पढ़ाइयां करी, उन्होंने बहुत सारी चीजें ढूंढा। तो उनको एक चीज कंक्लूजन मिला कि एक ग्रेविटी नाम का चीज है। अब ग्रेविटी जो नाम था वो उन्होंने दिया, ऐसा कुछ तो बोल के तो नहीं आएगा ना कि यार ये ग्रेविटी है, ठीक है। वो जो नाम हम लोग पढ़ते हैं या फिर हम बोलेंगे ये साइंस है, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ये साइंस है, ये साइंस ही क्यों है, किसी ने नाम रखा है उसका, साइंटिस्ट लोग ने साइंस का नाम रखा है। दैट्स व्हाई वो जो न्यूटन है, न्यूटन ने ये चीज का एक नाम रखा जिसको बोल दिया उन्होंने ग्रेविटी। ये चीज क्या है, एक ग्रेविटी वर्ड है। अब ग्रेविटी का मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज अगर हमारे वातावरण में जाती है यानी कि सराउंडिंग में जाती है तो घूम फिर के नीचे आएगी। बिकॉज हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है दोस्तों, ये अर्थ के पास क्या है, एक तरीके से पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पूरे पृथ्वी के आसपास फैला हुआ है। और इवन चाहे हमारा सोलर सिस्टम को अगर मैं कंसीडर करूं, लेट्स सपोज दिस इज माय सन एंड दिस इज आवर ऑर्बिट, ठीक है ना, ये पूरा पूरा ऑर्बिट है। तो यहां पे प्लैनेट है, यहां पे प्लैनेट है, वो सन के आसपास क्या कर रहे हैं दोस्तों, चक्कर काट रहे हैं। यानी कि क्यों काट रहे हैं, क्योंकि सन के पास एक पूरा ब्रह्मांड के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अलग अलग प्लैनेट्स को पकड़ के रखा है और उसको एक ऑर्बिट में रोटेट करवाता है। एंड दैट इज only because of this gravity or we can say gravitation or we can say it as gravitational force। क्लियर दोस्तों। तो ये था एक बेसिक टाइप या फिर बेसिक डेफिनेशन आप बोल सकते हो, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, किन्होंने डिस्कवर किया था। तो आप लोग को बस याद रखने के लिए है कि न्यूटन बाबा जो थे हमारे, उन्होंने ये चीज को डिस्कवर किया था, ठीक है ना, ग्रेविटी के। तो ये तो चलो डेफिनेशन हो गया। अब और हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले दो और इंपॉर्टेंट चीज हमारे मन में आते हैं जो कि इससे रिलेट करता है। ग्रेविटी जो वर्ड है या फिर जो ग्रेविटेशन है इससे रिलेट करता है, जो कि है आप लोग का फोर्स एंड मोशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। अगर हम बात करें फोर्स की, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं फोर्स की, तो आपके मन में ये आता है, लेट्स सपोज कि यहां पे मेरे पास एक जमीन है, समझ लो ये जमीन है, एक जमीन का टुकड़ा, इसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है ना, ये बॉल है, ठीक है। अब ये बॉल दोस्तों
कब तक नहीं हिलेगा? अगर मुझे एक एग्जांपल बताओ, ये बॉल एक जगह पे आप जमीन पे रख लो, आपके घर में बॉल होगा, उसको जमीन पे रख लो एंड उसको यहां पे इमेजिन करो, या फिर आप रख सकते हो प्रैक्टिकली जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया हुआ है कि ये बॉल कब तक नहीं हिलेगा? जब तक कि इसके ऊपर कुछ फोर्स ना लगे, धक्का मुक्की लगे, कुछ तरीके से एक्सटर्नल फोर्स है। तो जैसे कि ये है कि मैं अपने एक लाइक मार्कर ले लो, चलो उससे मैंने टच कर दिया, यहां पे एक फोर्स दे दिया, एक झटका दे दिया, हाथ से लगा दिया, तो वो क्या रहेगा? बॉल जो है वो इधर का इधर आ जाएगा, ठीक है ना, घूम फिर के इधर आ जाएगा। तो अगर एग्जांपल की बात मैं बोलूं, अगर ये इधर का इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। हो सकता है वो फोर्स कौन से भी टाइप का हो सकता है। आपने हाथ से टच किया हुआ यानी कि मस्कुलर फोर्स हो गया, आपने किसी चीज से टच किया हुआ है, मशीन से टच किया हुआ है, मैकेनिकल फोर्स हो गया, चाहे वो हवा फैन चला दो तो चला जाता है, तो वो विंड एनर्जी हो गई, विंड फोर्स हो गई। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो फोर्सेस है दोस्तों, ये सभी चीज की वजह से ये चीज हो सकता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो फोर्स होता है क्या होता है, एक तरीके से ऐसी ताकत होती है जो कि किसी भी चीज के ऊपर पड़ती है तो वो उसके ऊपर क्या ला देती है। ये क्या हुआ दोस्तों? ये जो चीज है इधर से सरक के इधर आ गई, यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया मोशन। यानी कि जो फोर्स और मोशन, ये जो चीज है दोस्तों, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। करेक्ट है? अगर फोर्स है तो ही मोशन है, एंड बिकॉज ऑफ मोशन, क्यों हुआ मोशन? बिकॉज ऑफ फोर्स। तो ये चीज आपको याद रखना है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है एंड दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ, बेसिक मीनिंग ऑफ वी कैन से फोर्स एंड मोशन। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेंगे और दो टॉपिक की जो कि हम लोग को पढ़ना है। एक है आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, एक है आपका सर्कुलर मोशन एंड दूसरा है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपको मैं बता दूंगा, दोनों चीज आपको बता दूंगा। लेट्स सपोज कि आपने देखो बचपन में क्या होगा कि एक सर्कल है समझ लो, ठीक है ना, और एक इसका सेंटर है, और ये क्या कर रहा हूं मैं, यहां से एक पत्थर बांध दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपको क्या करना है, अपने हाथों में एक रस्सी ले लेना है, छोटा सा एक रस्सी ले लो, उस पे एंड में एक पत्थर बांध लो और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ, ठीक है। तो आप जो जोर जोर से गोल गोल घुमाओगे तो क्या होगा कि वो पत्थर जो है ऐसे 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 रोटेट होगा। यानी कि क्या कर रहे हो आप, उसको सर्कुलर डायरेक्शन में घुमा रहे हो, यहां से वहां घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सेंटर पे, आप खुद हो यहां पे उसको पकड़ा हुआ है पत्थर को, एंड वो पत्थर के वेट की वजह से वो चीज गोल गोल घूम रही है, वो गोल गोल घूम रही है। करेक्ट है? ये भी आप सहमत हो? बचपन में हम लोग ऐसे ही गेम खेला करते थे। आप लोग के सामने तो चलो स्मार्टफोन वगैरह आ गए, हमारे टाइम तो वो भी नहीं हुआ करते थे। हम लोग अपना टाइम पास ऐसे रस्सी घुमा के कुछ भी करके खेलते थे। करेक्ट है? तो ये जो सर्कुलर है, जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं कि ये जो पत्थर है ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तो कैसा घूम रहा है? गोल घूम रहा है, यानी कि सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है। और हो क्या रहा है दोस्तों? मोशन हो रहा है। तो इसीलिए हम ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्कुलर मोशन। यानी कि कोई भी मोशन अगर सर्कुलर डायरेक्शन में होता है उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा दोस्तों कि एक ऐसा भी चीज होता है कि अगर कोई चीज लीनियर डायरेक्शन में यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है तो उसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन, वो था हमारा लीनियर मोशन, ठीक है। अब इसी में एक और कंसेप्ट आता है कि अगर ये जो पत्थर है दोस्तों गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना, अब उसके पीछे एक फोर्स भी लग रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मोशन होता है तो मोशन के पीछे फोर्स भी इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो क्योंकि मोशन होगा ही नहीं। अगर ताकत नहीं लग रही है, आप अगर हाथ से ऐसे घुमा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से ताकत दे रहे हो। तो वो जो ताकत दे रहे हो तभी तो वो गोल गोल डायरेक्शन में घूम रहा है और सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ताकत, वो चीज क्या है? हमारा एक फोर्स है। अब वो कौन सा फोर्स है दोस्तों? वो फोर्स जब भी सर्कुलर मोशन में जब लगता है, ऐसा फोर्स जब सर्कुलर मोशन को क्रिएट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि वो सर्कल में जब घूम रहा है उसके सेंटर के थ्रू, आप सेंटर में पकड़े थे उसको और गोल गोल घुमा रहे थे, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चीज याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड क्या होता है आपका सर्कुलर मोशन। क्लियर है? ओके, अब हम एक और टॉपिक्स की बात करेंगे आज दोस्तों, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ ले ये चीज, जो कि अक्सर पूछने जाने का चांसेस ज्यादा होता है, जो कि है आप लोगों का टॉपिक केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इसका, मैं हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले, दैट इज केपलर्स एक साइंटिस्ट था, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा आपको, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये केपलर्स जो था दोस्तों एक साइंटिस्ट था, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने देखा, स्टडी किया कि जो प्लैनेट्स होते हैं ना दोस्तों, वो सन के एक चक्कर काटते हैं। अब वो चक्कर क्यों काटते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मैंने बताया। लेकिन उसने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जो प्लैनेट जो सन के चक्कर काटते हैं ना, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में काटते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एलिप्टिकल ऑर्बिट? यानी कि अगर मैं आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करूं कि लेट सपोज दिस इज माय सन, ठीक है ना, गोल सा होता है सन, थोड़ा गोल बना देते हैं, चलो ठीक है, ये मेरा सन है अगर, ठीक है, चलो ठीक है, ये सन हो गया, ठीक है, लिख देते हैं सन, ये मेरा सन है। तो जो प्लैनेट्स होंगे दोस्तों, वो कैसा करते हैं, यहां पे एक एलिप्टिकल चक्कर काटते हैं,
एलिप्टिकल मतलब समझता है अंडाकार, ठीक है ना, अंडा होता है ना ओवल शेप का, वैसे एलिप्टिकल शेप होता है, एलिप्स का शेप होता है। तो इस प्रकार वो चक्कर काटते हैं। अब यहां पे एक प्लैनेट हो सकता है, ठीक है, करेक्ट है, यहां पे एक प्लैनेट हो सकता है। यानी कि उसने जब ऑब्जर्व किया कि कोई भी प्लैनेट जो होता है वो गोल नहीं चक्कर काटता है, सर्कुलर नहीं होता है, वो होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो उसने बहुत सारी चीज स्टडी करने की कोशिश की। तो वो जो स्टडी करने की उन्होंने कोशिश जो की दोस्तों, उसमें एक चीज उसको रिजल्ट मिला कि यहां पे जो प्लैनेट्स होते हैं ना दोस्तों, ये एक लॉ को फॉलो करते हैं। यानी कि जो सन के आसपास जो चक्कर काटते हैं, एक कानून होता है उसके पीछे। कानून मतलब लॉ, मतलब दैट वाला कानून नहीं, एक मेथड होता है, ठीक है। तो वो मेथड क्या है वो हम लोग को समझना है, क्योंकि केपलर ने यहां पे 3 लॉ बताए हैं, ठीक है। तो ये जो केपलर लॉ ऑफ मोशन है, इसके पीछे 3 लॉ क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहला लॉ हम बात करेंगे, फर्स्ट लॉ, ठीक है, केपलर का जो है पहला लॉ। पहला लॉ क्या बोलता है, हमारा एक डेफिनेशन भी बनता है इसका केपलर्स लॉ का, जो कि बोलता है कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स। यानी कि जो भी प्लैनेट होंगे उसका जो ऑर्बिट होता है, जो चक्कर जो काटने का रास्ता जो होता है, जो पाथ होता है, जो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है, वो क्या है, एक एलिप्स है, ठीक है। उसने बोल दिया कि वो क्या है, एलिप्स है विद द सन एट वन एंड ऑफ द फोकाई। यानी कि उसका जो सन होगा एक डायरेक्शन में होगा, एक फोकाई के एंड में होगा। यानी कि किधर पे भी चले जाओ, यहां पे हूं, यहां पे हूं, यहां पे हूं, यहां पे हूं, किधर पे भी रहूंगा, एक डायरेक्शन में मुझे सन जो है जरूर दिखेगा। तो वो क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। और एक यहां पे एक एंड पे मेरा फोकाई जो है, फोकस जो है वो किस पे रहेगा, हमारा सन के ऊपर जरूर से रहेगा, ठीक है। तो यहां पे हम कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे आपके सामने। लेट्स सपोज कि आपका एक हिस्सा यहां पे है, ठीक है, ये आपका एक प्लैनेट हो गया यहां पे, ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब यहां पे भी एक मैं डायरेक्शन बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ठीक है, चलो, और एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। नेमिंग आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दिस फॉर एग्जांपल इज ए बी सी डी ई एंड एफ, जो आपको देना है आप दे सकते हो, ठीक है। अब प्लैनेट यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है। अब यहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जैसा पहला लॉ क्या बोला, जो हमारा फर्स्ट लॉ था, वो क्या बोला कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज ए एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड इसका एक फोकस एंड जो है हमारे सन के ऊपर है। ये आपको समझ गया। वैसे ही हमारा सेकंड लॉ क्या बोलता है, यहां पे मैं लिखा नहीं रहा हूं, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। सेकंड लॉ क्या बोलता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लर्न कर ही लोगे कहीं ना कहीं से। कंसेप्ट लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचोगे तो ज्यादा अच्छे से बेटर वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सेकंड जो है कि जो हमारा लाइन होता है, जो ज्वाइन करता है हमारे प्लैनेट को और सन को, लेट्स सपोज ये मेरा लाइन है जो सन को भी ज्वाइन कर रहा है और साथ में हमारे प्लैनेट को भी ज्वाइन कर रहा है, वो इक्वल एरिया को स्वीप करता है, यानी कि इक्वल एरिया कवर करता है। एक तरीके से स्वीप करना मतलब क्या होता है, इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल एरिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि अगर जो भी प्लैनेट मेरा इस तरफ है, यानी कि वो ए से बी तक का जितना भी उसने एरिया कवर किया रहेगा, ए से बी तक का जितना भी एरिया कवर किया रहेगा जितने भी टाइम में, उतना ही वो सी से डी कवर करेगा उतने ही टाइम में। यानी कि वो जो भी प्लैनेट होगा दोस्तों, वो इतना ही एरिया कवर करेगा उतने ही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि मेरा एक चीज क्लियर हो गया कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं यहां पे और जो लाइन होते हैं जो प्लैनेट और सन को ज्वाइन करते हैं, इट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये चीज आपको बस ध्यान में रखना है, क्लियर है दोस्तों। ये चीज हो गया हमारा सेकंड लॉ। वैसे हमारा एक तीसरा लॉ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज के लिए, और ये ज्यादा मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। ये थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है, हमारा एक स्टेटमेंट है, इसको मैं आपको रीड करके बताऊंगा स्टेटमेंट कि क्या होता है कि जो भी इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब कि कितना टाइम लग रहा है उसको रिवॉल्व होने में, दैट इज नोन एज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो जितना टाइम लग रहा है उसको, दैट इज उसका स्क्वायर अगर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे यानी कि कितना टाइम लगेगा, टी रहेगा, ठीक है, टी मेरा टाइम पीरियड रहेगा, उसका स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या बोला है कि जो भी स्क्वायर रहेगा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का सन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। अब मीन डिस्टेंस कितना ले सकता हूं मैं, उसका रेडियस ले सकता हूं, सन से लेकर प्लैनेट क्या रहेगा, उसका रेडियस रहेगा। तो मीन डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं रेडियस, जो कि होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्यूब बोला है मीन डिस्टेंस का यानी आर क्यूब हो जाएगा। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये वाला जो साइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, और एक 1 अपॉन रहता है, अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है और 1 अपॉन समथिंग लिखा है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपको समझा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी आपका स्क्वायर था पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। तो जो भी उसका मीन डिस्टेंस था हमारे प्लैनेट और सन का, उसके बीच में था। अब यहां पे जो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दोस्तों कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ना, इसको हमें रिमूव करना होता है, इक्वल लिखना पड़ता है। तो रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ये टी स्क्वायर और ये आर क्यूब को नीचे ला देंगे और इसको कर देंगे हम लोग एक कांस्टेंट के बराबर, यानी कि टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू
कांस्टेंट, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एंड दिस विल बिकम आवर अ फॉर्मूला, जिसमें हम लोग को अगर कोई आपको पूछता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बिटवीन सन एंड अर्थ और या फिर मीन डिस्टेंस पूछता है तो आप लोग इसको निकाल सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा काम आते हैं। और ये जो कांस्टेंट जो होता है दोस्तों, ये आप लोग को याद रखना है, वो के बराबर रहता है, के से नाम से जाना जाता है इसको, ये कांस्टेंट को। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को केपलर लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ये चीज बहुत ही बेटर वे में मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से जब भी आपको मौका मिले इसके ऊपर लर्न कर लेना। आपका अभी तो स्कूल कॉलेजेस बंद है, लेकिन जैसे ही खुल जाएंगे आप लोग को बहुत ये चीज इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, अब इसको रफ कर लेते हैं और आपको मैं एक और टॉपिक आज सिखाना चाहता हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, तो आज का एक और टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है हमारे इस पर्टिकुलर साइंस 1 के चैप्टर में, जो कि है आप लोग का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एक टॉपिक है जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमें क्यों पढ़ना है? एक साइंटिस्ट है, जैसे मैंने बोला, पूरा का पूरा ग्रेविटी जिन्होंने डिस्कवर किया कौन थे? न्यूटन बाबा जी। ठीक है, तो न्यूटन बाबा जी जो साइंटिस्ट थे, करेक्ट है। अब ये जो न्यूटन बाबा जी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ और निकाला। क्या निकाला? यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन के ऊपर जो अप्लाई करता है। तो उनके हिसाब से क्या होता है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात किया जाए कि लेट्स सपोज इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक मेरा एक ऑब्जेक्ट है और एक और मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट है, यहां पे उन्होंने बोला कि क्लियर कट, यहां पे क्या बोला कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला, यानी कि अगर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहेगा इसका एक फोर्स रहेगा और ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहेगा इसका एक फोर्स रहेगा। ठीक है ना, चलो इसको मान लेते हैं हम लोग, इसका एक फोर्स इसका एक फोर्स। ओके, इसका एक मास रहेगा दोस्तों, इसका भी एक मास रहेगा, करेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट का मास m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2, एक ऑब्जेक्ट का फोर्स आपका एंड वो ऑब्जेक्ट का फोर्स, दोनों ऑब्जेक्ट का फोर्स ले लिया और दोनों के बीच का मैंने डिस्टेंस मान लिया कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा एक दूसरे से, जो कि होगा d। मैंने डी से मान लिया, आप आर मान सकते हो, जो मानना चाहते हो मान सकते। तो जो न्यूटन था उनके हिसाब से ये जो लॉ बनता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन जो बनता है, उनके हिसाब से अगर हम बात किया जाए, क्या बोल सकते हैं कि जो फोर्स होता है, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी क्लियर कट बोल दिया कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि जो मास होगा उनके प्रोडक्ट का एंड अपॉन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको मैं बोलने के बजाय लिख के दिखाऊंगा तो ज्यादा आपको बेटर समझेगा। कैसे दोस्तों? यहां पे आप देखोगे कि यहां पे क्या बोला उन्होंने स्टेटमेंट में, अपने स्टेटमेंट में क्या बोला कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि जो भी फोर्स होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन? यहां पे प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस कौन है? एक है मेरा मास m1, दूसरा मेरा मास है m2। अब डॉट लगा दिया, मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन, आपको पता ही है। तो मेरा f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं हम लोग, ये समझ लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अपॉन में आ जाता है। अभी अभी मैंने सिखाया था आपको कि डायरेक्टली रहेगा तो सामने और इनवर्सली रहेगा तो नीचे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितना है उनके बीच में? d, और उसका स्क्वायर, यानी कि ये आपका क्या बन जाता है? एक फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन ये आपका फाइनल फॉर्मूला बना क्या दोस्तों? नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। अब उसको मुझे रिमूव करके इक्वल लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन को जब रिमूव करना होता है इक्वल बनाने के लिए, तो हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सेम यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दैट विल बी हो जाएगा इक्वल टू, या फिर और लिख दो यहां पे, क्या हो जाएगा कि जो फोर्स था मेरा, अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो उसके जगह पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, एंड अब एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूंगा जो कि होता है g, एंड g इज कॉल्ड दोस्तों दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ओके, तो f विल बी इक्वल टू g, दैट इज मल्टीप्लाई बाय, अब ये g मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? m1 और m2 के साथ। तो g मल्टीप्लाई बाय m1 मल्टीप्लाई बाय m2 अपॉन d स्क्वायर, एंड दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स विच विल बी इंप्लीमेंटिंग बिटवीन टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 एंड m2 एंड हैविंग द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d स्क्वायर। करेक्ट है। अब एक और चीज, जैसे मैंने बोला कि g क्या है यहां पे, तो हम लोग बोलेंगे कि g इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसा मैंने आपको बताया, ये चीज आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है हमारा g, ठीक है। और दोनों का
m1 आपका पहले वाले का ऑब्जेक्ट का मास है, सेकंड वाले का ऑब्जेक्ट m2 है, डिस्टेंस दोनों का d है, f मेरा फोर्स है, g मेरा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों एक और चीज आपको याद रखना है कि g का ना एक वैल्यू होता है जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट है तो हर चीज का वैल्यू फिक्स होता है। जैसे पाई है तो पाई का 22/7 है, 3.14 है, तो जैसे इसका वैल्यू भी फिक्स होता है। तो g का एक वैल्यू होता है दोस्तों, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना है, करेक्ट है? क्योंकि जब भी हम लोग इसके बाद वाला जब लेक्चर लेकर आऊंगा उसमें आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा, डेरिवेशन तो ऑलमोस्ट सिखा ही दिया, उसके बाद न्यूमेरिकल सिखाऊंगा अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। तो वो न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो लेक्चर भी ध्यान से आप देखोगे। और दोस्तों जैसा मैंने बोला, ये आप लोग को देख लेना है, याद कर लेना है। एंड दोस्तों पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया, बिकॉज आज के लिए इतना ही। बहुत यहां पे अच्छा लगा आप लोगों के साथ फिर से जुड़ने के लिए, एंड फिर से आपके सामने ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर्स फेस के फॉर्म में बोर्ड पे आपको अच्छे से सिखाने के लिए, क्योंकि दोस्तों असली मजा हमारा साइंस का बोर्ड पे ही है। एंड जैसे कि आपको पता है जिस प्रकार मैथ्स हम आपके लिए लेकर आते हैं, मैथ्स के लेक्चर्स हर दिन आपके लिए बनाते हैं नॉर्मली, जो भी हमारा शेड्यूल बना हुआ है उसके हिसाब से, वैसे ही अब से आपको साइंस भी रेगुलर ऐसे ही मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड भी आपको जरूर से पसंद आएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो थोड़ा सा दोस्तों जैसे हमें हमेशा बोलते हैं थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, फटाफट से सपोर्ट कर देना। एंड जैसा कि आपको मैं बोलता हूं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।